ये सर्दियों की एक यखबस्ता और तवील रात की बात है। मैं अपने गरम गरम बिस्तर में सर डांपे एक गहरी नींद सो रहा था कि किसी ने ज़ोर से झंझोड़ कर मुझे जगा दिया। कौन है? मैंने चीख कर पूछा और इसके जवाब में एक बड़ा सा हाथ मेरे सर से टकराया और गुप्त अंधेरे से आवाज़ आई, थाने वालों ने रानों को गिरफ्तार कर लिया। क्या? मैंने लरजते हुए हाथ को परे धकेलना चाहा। क्या है? और तारीकी का भूत बोला, थाने वालों ने रानू को गिरफ्तार कर लिया। इसका फारसी में तर्जमा करो। दाऊ जी के बच्चे, मैंने ऊँगते हुए कहा, आधी आधी रात को तंग करते हो, दफा हो जाओ। मैं नहीं आपके घर रहता, मैं नहीं पढ़ता। दाऊ जी के बच्चे, कुत्ते। और मैं रोने लगा। दाऊ जी ने चमकार कर कहा, अगर पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? पास नहीं होगा तो बड़ा आदमी ना बन सकेगा, फिर लोग तेरे दाऊ को कैसे जानेंगे? अल्लाह करे सब मर जाएं, आप भी, आपको जानने वाले भी, और मैं भी। अपनी जवां मर्गी पर ऐसा रोया कि 2 ही लम्हों में गगी बंध गई। दाऊ जी बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते जा रहे थे और कह रहे थे, बस अब चुप कर जा, शाबाश मेरा अच्छा बेटा। इस वक्त ये तर्जमा कर दे, फिर नहीं जगाऊंगा। आंसू का तार टूटता जा रहा था। मैंने जल कर कहा, आज हरामजादे रानू को पकड़ कर ले गए, कल किसी और को पकड़ लेंगे। आपका तर्जमा तो नहीं। उन्होंने बात काटी। मेरा तेरा वादा रहा, आज के बाद रात को जगाकर कुछ ना पूछूंगा। शाबाश, अब बता, थाने वालों ने रानू को गिरफ्तार कर लिया। मैंने रूठ कर कहा, मुझे नहीं आता। फौरन नहीं कह देता है? उन्होंने सर से हाथ उठाकर कहा, कोशिश तो करो। नहीं करता, मैंने जल कर जवाब दिया। इस पर वो ज़रा से हंसे और बोले, कारकुनाने गुज़माहाना रानो तोकीफ़ करदन, कारकुनाने गुज़माहाना थाने वाले। भूलना नहीं, नया लफ्ज़ है, नई तरकीब है, 10 मरतबा कहो। मुझे पता था कि ये बला टलने वाली नहीं। नाचार गुज़माहाना वालों का पहाड़ा शुरू कर दिया। जब 10 मरतबा कह चुका तो दाऊ जी ने बड़ी लजाजत से कहा, अब सारा फिक्रा 5 बार कहो। जब पंजगाना मुसीबत भी ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे आराम से बिस्तर में लिटाते हुए और रज़ाई उड़ाते हुए कहा, भूलना नहीं, सुबह उठते ही पूछूंगा। फिर वो जिधर से आए थे उधर लौट गए। शाम को जब मैं मुल्ला जी से सिपारे का सबक पढ़ कर लौटता तो खरासियों वाली गली से होकर अपने घर जाया करता। इस गली में तरह तरह के लोग बसते थे, मगर मैं सिर्फ मोटे माशकी से वाकिफ़ था, जिसको हम सब कद्दू करेला ढाई आने कहते थे। माशकी के घर के साथ बकरियों का एक बाड़ा था, जिसके 3 तरफ कच्चे पक्के मकानों की दीवारें और सामने आड़ी तरची लकड़ियों और हारदार झाड़ियों का ऊंचा ऊंचा जंगल था। इसके बाद एक चौकोर मैदान आता था, फिर लंगड़े कुमार की कोठड़ी और उसके साथ कैरू रंगी खिड़कियों और पीतल की कीलों वाले दरवाज़ों का एक छोटा सा पक्का मकान। इसके बाद गली में ज़रा सा हम पैदा होता था और कदरे तंग हो जाती। फिर जूं जूं उसकी लंबाई बढ़ती तू उसके दोनों बाजू भी एक दूसरे के करीब आते जाते। शायद वो हमारे कस्बे की सबसे लंबी गली थी और हद से ज़्यादा सुनसान। उसमें अकेले चलते हुए मुझे हमेशा यूं ही लगता जैसे मैं बंदूक की नाली में चला जा रहा हूँ, और जो ही मैं इसके दाने से बाहर निकलूँगा ज़ोर से ठाएँ होगा और मैं मर जाऊँगा। मगर शाम के वक्त कोई ना कोई राहगीर इस गली में ज़रूर मिल जाता और मेरी जान बच जाती। इन आने जाने वालों में कभी कभार एक सफ़ेद सी मूंछों वाला लंबा सा आदमी होता, जिसकी शक्ल 12 माह वाली मलखी से बहुत मिलती थी। सर पर मलमल की बड़ी सी पगड़ी, ज़रा सी हमीदा कमर पर हाकी रंग का ढीला और लंबा कोट, खद्दर का तंग पैजामा और पाँव में फ्लैट बूट। अक्सर उसके साथ मेरी उम्र का एक लड़का भी होता, जिसने ऐन उसी तरह के कपड़े पहने होते, और वह आदमी सर झुकाए अपने कोट की जेबों में हाथ डाले आहिस्ता आहिस्ता उससे बातें किया करता। जब वो मेरे बराबर आते तो लड़का मेरी तरफ देखता था और मैं उसकी तरफ, और फिर एक सानिया ठटके बगैर गर्दनों को ज़रा ज़रा मोड़ते हुए हम अपनी अपनी राह पर चलते जाते। एक दिन मैं और मेरा भाई ठठियाँ के जोहड़ से मछलियाँ पकड़ने की नाकाम कोशिश करने के बाद कस्बा को वापस आ रहे थे तो नहर के पुल पर यही आदमी अपनी पगड़ी गोद में डाले बैठा था और उसकी सफ़ेद चुटिया मेरी मुर्गी के पार की तरह उसके सर से चिपकी हुई थी।
उसके करीब से गुजरते हुए मेरे भाई ने माथे पर हाथ कर रख कर जोर से सलाम किया, दाऊ जी सलाम। और दाऊ जी ने सारा लाकर जवाब दिया, जीते रहो। ये जानकर मेरा भाई इससे वाकिफ है, मैं बेहद खुश हुआ और थोड़ी देर बाद अपनी मनमनी आवाज़ में चिल्लाया, दाऊ जी सलाम। जीते रहो, जीते रहो, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा और मेरे ऊपर भाई ने पटाख से मेरे जन्नाटे का एक थप्पड़ दिया। शेहू हो रे कुत्ते, वो चीखा। जब मैंने सलाम कर दिया तो तेरी क्या ज़रूरत रह गई थी, हर बात में अपनी टांग फंसाता है कमीना, भला कौन है वो? दाऊ जी, मैंने बसोर कर कहा। कौन दाऊ जी? मेरे भाई ने तनक कर पूछा। वो जो बैठे हैं, मैंने आंसू पी कर कहा। बकवास ना कर, मेरा भाई चिढ़ गया और आंखें निकाल कर बोला, हर बात में मेरी नकल करता है कुत्ता, शेही हो रहा। मैं नहीं बोला और अपनी खामोशी के साथ राह चलता रहा। दरअसल मुझे इस बात की खुशी थी कि दाऊ जी से तारफ़ हो गया। इसका रंज ना था कि भाई ने मेरे थप्पड़ क्यों मारा, वो तो उसकी आदत थी, बड़ा था ना, इसलिए हर बात में अपनी शेही बिगाड़ता था। दाऊ जी से लैक तो हो गई थी, इसलिए मैं कोशिश करके गली में से उस वक्त गुजरने लगा जब वो आ जा रहे हूँ। उन्हें सलाम करके बड़ा मज़ा आता था और जवाब पाकर उससे भी ज़्यादा। इससे ज़्यादा जीते रहो कुछ ऐसी मोहब्बत से कहते थे कि ज़िंदगी दो चांद हो जाती थी और आदमी ज़मीन से ज़रा ऊपर उठकर हवा में चलने लगता। सलाम का ये सिलसिला कोई साल बार यूं ही चलता रहा और इसी असना में मुझे इस कदर मालूम हो सका कि दाऊ जी गहरो रंगी खिड़कियों वाले मकान में रहते हैं और छोटा सा लड़का उनका बेटा है। मैंने अपने भाई से उनके मतलब कुछ और भी पूछना चाहा, मगर वो बड़ा सख्त आदमी था और मेरी छोटी सी बात पर चिढ़ जाता था। मेरे हर सवाल के जवाब में उसके पास गड़े गड़ाए दो फिक्रे होते थे, तुझे क्या और बकवास न कर। मगर खुदा का शुक्र है मेरे तजस्सुस का ये सिलसिला ज़्यादा देर तक ना चला। इस्लामिया प्राइमरी हाई स्कूल से माजरत के साथ इस्लामिया प्राइमरी स्कूल से चौथी पास करके मैं MB हाई स्कूल की 5वीं जमात में दाखिल हुआ तो वही दाऊ जी का लड़का मेरा हम जमात निकला। उसकी मदद से और अपने भाई का एहसान उठाए बगैर मैं ये जान गया कि दाऊ जी खतरी थे और कस्बा की मुंसफी में अर्जी नवीसी का काम करते थे। लड़के का नाम अम्मी चंद था और वो जमात में सबसे ज़्यादा होशियार था। उसकी पगड़ी क्लास बार में सबसे बड़ी थी और चेहरा बिल्ली की तरह छोटा। चंद लड़के उसे म्याऊं कहते थे और बाकी न्योला कहकर पुकारते थे, मगर मैं दाऊ जी की वजह से उसके असली नाम से ही पुकारता था। इसलिए वो मेरा दोस्त बन गया और हमने एक दूसरे को निशानियां देकर पक्के यार बनने का वादा कर लिया। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने में कोई एक हफ्ता होगा जब मैं अम्मी चांद के साथ पहली मरतबा उसके घर गया। वो गर्मियों की एक जुल्सा देने वाली दोपहर थी, लेकिन शेख चिल्ली की कहानियाँ हासिल करने का शौक़ मुझ पर भूत बनकर सवार था और मैं भूख और धूप दोनों से बेपरवाह होकर स्कूल से सीधा उसके साथ चल दिया। अम्मी चांद का घर छोटा सा था लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा और रोशन। पीतल की कीलों वाले दरवाजे के बाद ज़रा सी डेवड़ी थी, आगे मुस्ततील सेन, सामने सुर्ख रंग का बरामदा और उसके पीछे उतना ही बड़ा कमरा। सेन में एक तरफ अनार का पेड़, अकीक के चंद पौधे और धनिया की एक छोटी सी क्यारी थी। दूसरी तरफ चौड़ी सीढ़ियों का एक जीना जिसकी महराब तले मुख्तसर सी रसोई थी। गहरो रंगी खिड़कियाँ डेवड़ी से मुलक्का बैठक में खुलती थीं और बैठक का दरवाज़ा नीले रंग का था। जब हम डेवड़ी में दाखिल हुए तो अम्मी चांद ने चला कर बेबे नमस्ते कहा और मुझे सेन के बेचों बेच छोड़कर बैठक में घुस गया। बरामदे में बोरिया बिछाए बेबे मशीन चला रही थी और उसके पास ही एक लड़की बड़ी सी कैंची से कपड़े कता कर रही थी। बेबे ने मुँह ही मुँह में कुछ जवाब दिया और वैसे ही मशीन चलाती रही। लड़की ने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा और गर्दन मोड़कर कहा, बेबे शायद डॉक्टर साहब का लड़का है। मशीन रुक गई। हाँ हाँ, बेबे ने मुस्कुराकर कहा और हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं अपने जुज़दान की रस्सी मरोड़ता और टेढ़े टेढ़े पाँव धरता बरामदे के स्तून के साथ आ लगा। क्या नाम है तुम्हारा? बेबे ने चमकार कर पूछा और मैंने निगाहें झुकाकर आहिस्ता से अपना नाम बता दिया। आफ्ताब से बहुत शक्ल मिलती है।
उस लड़की ने कैंची ज़मीन पर रख कर कहा, है ना बेबे? क्यों नहीं भाई, जो हुआ। आफ्ताब क्या? अंदर से आवाज़ आई। आफ्ताब? क्या बेटा? आफ्ताब का भाई है दाऊ जी, लड़की ने रुकते हुए कहा। अम्मी चंद के साथ आया है। अंदर से दाऊ जी बरामद हुए। उन्होंने घुटनों तक अपना पैजामा चढ़ा रखा था और कुर्ता उतारा हुआ था, मगर सर पर पगड़ी बदस्तूर थी। पानी की हल्की सी बाल्टी उठा वो बरामदे में आ गए और मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोले, हाँ बहुत शक्ल मिलती है, मगर मेरा आफ्ताब बहुत दुबला है और ये गोलू मोलू सा है। फिर बाल्टी फर्श पर रख कर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और काठ का एक स्टूल खींचकर उस पर बैठ के ज़मीन से पाँव उठाकर उन्होंने आस्था से उन्हें झाड़ा और फिर बाल्टी में डाल दिए। आफ्ताब का हाथ आता है? उन्होंने बाल्टी से पानी के चुल्लू बार बार कर टांगों पर डालते हुए पूछा। आता है जी, मैंने ओले से कहा। परसों आया था। क्या लिखता है? पता नहीं जी, अब्बा जी को पता होगा। अच्छा, उन्होंने सारा लाकर कहा। तो अब्बा जी से पूछा करना, जो पूछता नहीं उसे किसी बात का इल्म नहीं होता। मैं चुप रहा। थोड़ी देर उन्होंने वैसे ही चुल्लू डालते हुए पूछा, कौन सा सिपारा पढ़ रहे हो? चौथा, मैंने वसूख से जवाब दिया। क्या नाम है तीसरे सिपारे का? उन्होंने पूछा। जी नहीं पता। मेरी आवाज़ फिर डूब गई। तिलकुर रसूल, उन्होंने पानी से हाथ बाहर निकाल कर कहा। फिर थोड़ी देर बाद वो हाथ झटकते और हवा में लहराते रहे। बेबे मशीन चलाती रही। वो लड़की नेमत खाने से रोटी निकालकर बरामदे की चौकी पर लगाने लगी और मैं जुजदान की डोरी को खोलता लपेटता रहा। अम्मी चंदा अभी तक बैठक के अंदर ही था और मैं स्तून के साथ जेम्प की अमीग गहराइयों में उतरता जा रहा था। मान दाऊ जी ने निगाहें मेरी तरफ फेर कर कहा, सूरह फातिहा सुनाओ। मुझे नहीं आती, मैंने शर्मिंदा होकर कहा। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं जानते? अल्हम्दुलिल्लाह तो जानता हूँ जी, मैंने जल्दी से कहा। वो ज़रा मुस्कुराए और गोया अपने आप से कहने लगे, एक ही बात है, एक ही बात है। फिर उन्होंने सर के इशारे से कहा, सुनाओ। जब मैं सुनाने लगा तो उन्होंने अपना पैजामा घुटनों से नीचे कर लिया और पगड़ी का शिमला चौड़ा करके कंधे पर डाल लिया। और जब मैंने वलद दुआलीन कहा तो मेरे साथ ही उन्होंने भी आमीन कहा। मुझे ख्याल हुआ कि वो भी उठकर मुझे कुछ इनाम देंगे। क्योंकि पहली मर्तबा जब मैंने अपने ताया जी को अल्हम्दुलिल्लाह सुनाई थी तो उन्होंने भी ऐसे ही आमीन कहा था और साथ ही 1 रुपया मुझे इनाम भी दिया था। मगर वो दाऊ जी इसी तरह बैठे रहे, बल्कि और भी पत्थर हो गए। इतने में अम्मी चांद किताब तलाश करके ले आया और जब मैं चलने लगा तो मैंने आदत के खिलाफ आहिस्ता से कहा, दाऊ जी सलाम। और उन्होंने वैसे ही डूबे डूबे ओले से जवाब दिया, जीते रहो। बेबे ने मशीन रोक कर कहा, कभी कभी अम्मी चंद के साथ खेलने आ जाया करो। हाँ आ जाया करो, दाऊ जी चौंक कर बोले। आफ्ताब भी आया करता था। फिर उन्होंने बाल्टी झुकते हुए कहा, हमारा आफ्ताब तो हमसे बहुत दूर हो गया। और फारसी का शेर सा पढ़ने लगे। यह दाऊ जी से मेरी पहली बाकायदा मुलाकात थी और उस मुलाकात से मैं नताइज अखज़ करके चला कि दाऊ जी बड़े कंजूस हैं, हद से ज़्यादा चुप हैं और कुछ बहरे से हैं। उसी दिन शाम को मैंने अपनी अम्मा को बताया कि मैं दाऊ जी के घर गया था और वो आफ्ताब भाई को याद कर रहे थे। अम्मा ने कदरे तलखी से कहा, तो तू मुझसे पूछ तो लेता। बेशक आफ्ताब उनसे पढ़ता रहा है और उनकी बहुत इज्जत करता है, मगर तेरे अब्बा जी अब उनसे नहीं बोलते। किसी बात पर झगड़ा हो गया था, सो अब तक नाराज़गी चली आती है। अगर उन्हें पता चल गया कि तू उनके यहाँ गया था तो वो खफा होंगे। फिर अम्मा ने हमदर्द बनकर कहा, अपने अब्बा से इसका जिक्र ना करना। मैं अब्बा जी से भला इसका जिक्र क्यों करता, मगर सच्ची बात तो ये है कि मैं दाऊ जी के यहाँ जाता रहा और हूब उनसे मोतबरी की बातें करता रहा। वो चटाई बिछाए कोई किताब पढ़ रहे होते, मैं आहिस्ता से उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता और वो किताब बंद करके कहते, गोलू आ गया।
फिर मेरी तरफ मुड़ते और हंसकर कहते, कोई गप सुना। और मैं अपनी बिसात के और समझ के मुताबिक ढूंढ ढांढ के कोई बात सुनाता तो वो खूब हंसते। बस यूं ही मेरे लिए हंसते, हालांकि मुझे अब महसूस होता है कि वो ऐसी दिलचस्प बातें भी ना होती थी। फिर वो अपने रजिस्टर से कोई कागज़ निकाल कर कहते, ले एक सवाल निकाल। इससे मेरी जान जाती थी, लेकिन उनका वादा बड़ा रसीला होता था कि एक सवाल और 15 मिनट बातें, इसके बाद एक और सवाल और फिर 15 मिनट गप्पे। चनाचे में मान जाता और कागज़ लेकर बैठ जाता, लेकिन उनके खुद साथ साथ सवाल कुछ ऐसे उलझे होते कि अगली बातों और अगले सवालों का वक्त भी निकल जाता। अगर खुशकिस्मती से सवाल जल्द हल हो जाता वो चटाई को हाथ लगा कर पूछते, ये क्या है? चटाई। मैं मुंह फाड़ कर जवाब देता। वो सारा लाकर कहते, फारसी में बताओ। तो मैं तनक कर जवाब देता, लो जी, हमें कोई फारसी पढ़ाई जाती है? इस पर वो चमकार कर कहते, मैं जो पढ़ाता हूँ गोलू, मैं जो सिखाता हूँ फारसी। सुनो, फारसी में बोरिया, अरबी में हसीर। मैं शरारत से हाथ जोड़कर कहता, बख्शो जी बख्शो, फारसी भी और अरबी भी मैं नहीं पढ़ता, मुझे माफ़ करो। मगर वो सुनी अनसुनी एक करके कहे जाते, फारसी बोरिया, अरबी हसीर, और फिर कोई चाहे अपने कानों में सीसा भर लेता। दाऊ जी के अल्फाज घिसते चले जाते थे। अम्मी चंद किताबों का कीड़ा था, सारा दिन बैठक में बैठा लिखता पढ़ता रहता था। दाऊ जी उसके औकात में महल ना होते थे, लेकिन उनके दाऊ अम्मी चंद पर भी बराबर होते थे। वो अपनी नशीब से उठकर घड़े से पानी पीने आया। दाऊ जी ने किताब से निगाहें उठाकर पूछा, बेटा डू का नाउन क्या है? डू का नाउन क्या है? उसने गिलास के साथ मुंह लगाए डैड कहा और फिर गिलास गुड़ौची तले फेंक कर अपने कमरे में आ गया। दाऊ जी फिर पढ़ने में मसरूफ हो गए। बेटा डू का नाउन क्या है? इसने गिलास के साथ मुंह लगाए डिड कहा और फिर गिलास गुड़ौची तले फेंक कर अपने कमरे में आ गया। दाऊ जी फिर पढ़ने में मसरूफ हो गए। घर में उनको अपनी बेटी से बड़ा प्यार था। हम उसे बीबी कहकर पुकारते थे। अकेले दाऊ जी ने उसका नाम कुरत रखा हुआ था। अक्सर बैठे बैठे आंख कर लगाते, किरत बेटी ये कैंची तुझसे कब छूटेगी? और वो उसके जवाब में मुस्कुरा कर खामोश हो जाती। बेबे को उस नाम से बड़ी चिढ़ थी। वो चीख कर जवाब देती, तूने इसका नाम किरत रखकर इसके बाग में कुर्ते सीने लिखवा दिए हैं। मुँह अच्छा ना हो तो शब्द तो अच्छे निकालने चाहिए। और दाऊ जी एक लंबी सांस लेकर कहते, जाहिल इसका मतलब क्या जाने। इस पर बेबे का गुस्सा चमक उठता और उसके मुंह में जो कुछ आता कहती चली जाती। पहले कोसने, फिर बददुआएं और आखिर में गालियों पर उतर आती। बीबी रोकती तो दाऊ जी कहते, हवाएं चलने को होती हैं बेटा और गालियां बरसने को। तुम इन्हें मत रोको, इन्हें टोको मत। फिर वो अपनी किताबें समेटे और अपना महबूब हसीर उठाकर चुपके से सीढ़ियों पर नवीं जमात के शुरू में मुझे एक बुरी आदत पड़ गई और इस बुरी आदत ने अजीब गुल खिलाए। हकीम अली अहमद मरहूम हमारे कस्बे के एक ही हकीम थे। अलाज मालजा से इनको कुछ ऐसी दिलचस्पी ना थी, लेकिन बातें बड़ी मज़ेदार सुनाते थे। वो अलियाओं के तज़किरे, जिन्नों बूतों की कहानियाँ और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा की घरेलू ज़िंदगी की दास्तानें उनके तीर व हदफ टोटके थे। उनके तंगो तारीख मतब में माजून के चंद डब्बों, शरबत की 10-15 बोतलों और दुआची शीशों के अलावा और कुछ ना था। दुआओं के अलावा वो अपनी तलस्माती तकरीर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ सदरी तावीज़ों से मरीज़ का इलाज किया करते थे। इन्हीं बातों के लिए दूर दराज गाँव के मरीज़ उनके पास खींचे चले आते और फैज़याब होकर जाते। हफ्ता दो हफ्ता की सोबत में मेरा उनके साथ एक मायदा हो गया।
मैं अपने अस्पताल से उनके लिए खाली बोतलें और शीशियाँ चुरा के लाता और उसके बदले वो मुझे दास्तान मीर हमज़ा की जिल्दें पढ़ने के लिए दिया करते थे। ये किताबें कुछ ऐसी जिल्दें थीं कि मैं रात रात भर अपने बिस्तर में दुबक कर उन्हें पढ़ा करता था और सुबह देर तक सोया रहता। अम्मा मेरे इस रवैये से सख्त नालां थीं। अब्बा जी को मेरी सेहत बर्बाद होने का खतरा लायक था, लेकिन मैंने उनको बता दिया था कि चाहे जान चली जाए अब के 10वीं में वजीफ़ा ज़रूर हासिल करूँगा। रात तिलिस्म होशरुबा के ऐवानों में बसर होती और दिन बेंच पर खड़े होकर सामाई इम्तिहान में फ़ोइल होते होते बचा। शिशमाई में बीमार पड़ गया और सालाना इम्तिहान के मौका पर हकीम जी की मदद से मास्टरों से मिल मिलाकर पास हो गया। 10वीं में संदली नामा, फसाना आज़ाद और अलफ लैला साथ साथ चलते थे। फसाना आज़ाद और संदली नामा घर पर रखे थे, लेकिन अलफ लैला स्कूल के डेस्क में बंद रहती। आखिरी बेंच पर जोग्राफिया की किताब तले सिंदबाद जहाज़ी के साथ साथ चलता और इस तरह दुनिया की सैर करता। 22 मई का वाक़या है कि सुबह 10 बजे यूनिवर्सिटी से नतीजा की किताब MB हाई स्कूल पहुंची। अम्मी चांद ना सिर्फ स्कूल में बल्कि ज़िला भर में अव्वल आया था। 6 लड़के फेल थे और 22 पास। हकीम जी का जादू यूनिवर्सिटी पर ना चल सका और पंजाब की जाबर दानिशगाह ने मेरा नाम भी उन 6 लड़कों में शामिल कर दिया। उसी शाम किबला गाही ने बैद से मेरी पिटाई की और घर से बाहर निकाल दिया। मैं अस्पताल के रात की गद्दी पर आ बैठा और रात गई तक सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए और अब किधर जाना चाहिए। खुदा का मुल्क तंग नहीं था और मैं उम्र यार के कंडों और सिंदबाद जहाज़ी के तमाम तरीक़ों से वाकिफ़ था, मगर फिर भी कोई राह सुझाई ना देती थी। कोई 2-3 घंटे इसी तरह साकत व जामद इस गद्दी पर बैठा ज़ीस्त करने की राहें सोचता रहा। इतने में अम्मा सफ़ेद चादर ओढ़े मुझे ढूंढती उधर आ गई और अब्बा जी से माफ़ी ले देने का वादा करके मुझे फिर घर ले गई। मुझे माफ़ी से कोई दिलचस्पी न थी। मुझे तो बस एक रात और उनके यहाँ गुजारनी थी और सुबह सवेरे अपने सफ़र पर रवाना होना था। चनाचे मैं आराम से उनके साथ जाकर बेमामूल अपने बिस्तर पर दराज हो गया। अगले दिन मेरे फेल होने वाले साथियों में से खुशिया कोडू और दिसविप याब मस्जिद के पिछवाड़े टाल के पास बैठे मिल गए। वो लाहौर जाकर बिजनेस करने का प्रोग्राम बना रहे थे। वसवेब याब ने मुझे बताया कि लाहौर में बड़ा बिजनेस है, क्योंकि उसके बाया जी अक्सर अपने दोस्त फतेह चंद के ठेकों का जिक्र किया करते थे, जिसने साल के अंदर अंदर 2 कारें खरीद ली थी। मैंने उनसे बिजनेस की नौयत के बारे में पूछा तो वसवेब याब ने कहा, लाहौर में हर तरह का बिजनेस मिल जाता है, बस एक दफ्तर होना चाहिए और उसके सामने बड़ा सा साइन बोर्ड देखकर लोग खुद ही बिजनेस दे जाते हैं। इस वक्त बिजनेस से मुराद वो करेंसी नोट ले रहा था। मैंने एक मरतबा फिर वजाहत चाहिए तो कोडू चमक कर बोला, यार देसू सब जानता है, ये बता तू तैयार है या नहीं। फिर उसने पलट कर देसू से पूछा, अनारकली दफ्तर बनाएंगे ना? देसू ने ज़रा सोच कर कहा, अनारकली में या शाह आलमी के बाहर, दोनों ही एक जगह एक सी हैं। मैंने कहा अनारकली ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि वही ज़्यादा मशहूर जगह है और अखबारों में जितने इश्तिहार निकलते हैं उनमें अनारकली लाहौर लिखा होता है। चनाचे ये तय पाया कि अगले दिन 2 बजे की गाड़ी से हम लाहौर रवाना हो जाएंगे। घर पहुंचकर मैं सफ़र की तैयारी करने लगा। बूट पॉलिश कर रहा था कि नौकर ने आकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, चलो जी डॉक्टर साहब बुलाते हैं। कहाँ हैं? मैंने बुरश ज़मीन पर रख दिया और खड़ा हो गया। अस्पताल में। वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मेरी पिटाई के रोज़ हाज़रीन में वो भी शामिल था। मैं डरते डरते बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ा, फिर आहिस्ता से जाली वाला दरवाज़ा खोलकर अब्बा जी के कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ उनके अलावा दाऊ जी भी बैठे थे। मैंने सहमे सहमे दाऊ जी को सलाम किया और उसके जवाब में बड़ी देर के बाद, जीते रहोगी मानूस दुआ सुन। इनको पहचानते हो? अब्बा जी ने सख्ती से पूछा।
बेशक, मैंने एक महजब सेल्समैन की तरह जवाब दिया। बेशक के बच्चे हरामजादे, मैं तेरी ये सब। नाना डॉक्टर साहब, दाऊजी ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसको तो। और डॉक्टर साहब ने बात काट कर तलखी से कहा, आप नहीं जानते मुंशी जी, इस कमीने ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। आप फिक्र ना करें, दाऊजी ने सर झुकाए कहा, ये हमारे आफ्ताब से भी ज़हीन। और एक दिन आपके डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेज़ पर हाथ मार कर कहा, कैसी बात करते हो मुंशी जी, ये आफ्ताब के जूते की बराबरी नहीं कर सकता। करेगा करेगा डॉक्टर साहब, दाऊजी ने इस बात में सर उलाते हुए कहा, आप हाथर जमा रखें। फिर वो अपनी कुर्सी से उठे और मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोले, मैं सैर को चलता हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ, रास्ते में बातें करेंगे। अब्बा जी उसी तरह कुर्सी पर बैठे बैठे गुस्से के आलम में अपना रजिस्टर उल्ट पुलट करते रहे और बड़बड़ाते रहे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलकर जाली वाला दरवाज़ा खोला तो दाऊजी ने पीछे मुड़कर कहा, डॉक्टर साहब भूल ना जाइएगा, अभी भिजवा दीजिएगा। दाऊजी ने मुझे इधर उधर घुमाते और मुख्तलिफ दरख्तों के नाम फारसी में बताते नहर के उसी पुल पर ले गए जहाँ पहले पहल मेरा उनसे तारफ़ हुआ था। अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठकर उन्होंने पगड़ी उतार कर गोद में डाल दी, सर पर हाथ फेरा और मुझे सामने बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और अगर जमात में अव्वल ना ला सका तो फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर दिलवा दूँगा। मेरे हर इरादे में खुदावंद ताला की मदद शामिल होती है और उस हस्ती ने मुझे अपनी रहमत से कभी मायूस नहीं किया। मुझसे पढ़ाई ना होगी, मैंने गुस्ताखी से बात काटी। तो और क्या होगा को गोलू, उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। मैंने कहा, मैं बिजनेस करूँगा, रुपया कमाऊँगा और अपनी कार लेकर यहाँ ज़रूर आऊँगा, फिर देखना। आपके दाऊजी ने मेरी बात काटी और बड़ी मोहब्बत से कहा, खुदा एक छोड़, तुझे 10 कारें दे, लेकिन एक अनपढ़ की कार में न मैं बैठूंगा ना डॉक्टर साहब। मैंने जल कर कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, डॉक्टर साहब अपने घर राजी, मैं अपने यहाँ होश। उन्होंने हैरान होकर पूछा, मेरी भी परवाह नहीं? मैं कुछ कहने ही वाला था कि वो दुखी सी हो गए और बार बार पूछने लगे, मेरी भी परवाह नहीं? वो गोलू, मेरी भी परवाह नहीं? मुझे उनके लहजे पर तरस आने लगा और मैंने आस्था से कहा, आपकी तो है, मगर उन्होंने मेरी बात ना सुनी और कहने लगे, अगर अपने हजरत के सामने मेरे मुंह से ऐसी बात निकल जाती, अगर मैं ये कलमा कुफर कह जाता, तो उन्होंने फ़ौरन पगड़ी उठाकर सर पर रख ली और हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं हुजूर के दरबार का एक अदना कुत्ता, मैं हजरत मौलाना की हाक पास से बदतर बंदा होकर आका से ये कहता, लानत का तोक ना पहनता। खानदान अबू जहल का नवादा और आका की एक नज़र करम, हजरत का एक इशारा, हुजूर ने चंटू को मुंशी राम बना दिया। लोग कहते हैं मुंशी जी, मैं कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह का कफ्श बरदार। लोग समझते हैं दाऊ जी कभी हाथ जोड़ते, कभी सर झुकाते, कभी उंगलियां चूम कर आँखों को लगाते और बीच बीच में फ़ारसी के शार पढ़ते जाते हैं। मैं कुछ परेशान सा, पशेमान सा उनका जानू छू कर आस्ता आस्ता कह रहा था, दाऊ जी, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मुर्शिद का वजीफ़ा किया जाते। जब जज्ब का ये आलम दूर हुआ तो निगाहें ऊपर उठाकर बोले, क्या अच्छा मौसम है, दिन भर धूप पड़ती है तो खुशगवार शामों का नज़ूल होता है। फिर वो पुल की दीवार से उठे और बोले, चलो अब चलें, बाज़ार से थोड़ा सौदा खरीदना है। मैं जैसा सरकश व बदमजाज बनकर उनके साथ आया था, उससे कहीं ज़्यादा मुनफल और हज्जल उनके साथ लौटा। गमसे पंसारी यानी देसवे यब के बाब की दुकान से उन्होंने घरेलू ज़रूरत की चंद चीज़ें खरीदी और लिफाफे गोद में उठाकर चल दिए। मैं बार बार उनसे लिफाफे लेने की कोशिश करता मगर हिम्मत न पड़ती। एक अजीब सी शर्म, एक अनोखी सी हिचकिचाहट माने थी और उसी तामल और झिझक में डूबता उभरता मैं उनके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर ये भेद खुला कि अब मैं उन्हीं के यहाँ सोया करूँगा और वहीं पड़ा करूँगा, क्योंकि मेरा बिस्तर मुझसे भी पहले वहाँ पहुँचा हुआ था और उसके पास ही हमारे यहाँ से भेजी हुई एक हरी कैन लालटेन भी रखी थी। बिजनेसमैन बनना
और पाँ पाँ करती पिकार्ड उड़ाए फिरना मेरे मुकद्दर में न था। गो मेरे साथियों की रवानगी के तीसरे ही रोज़ बाद उनके वालिदैन भी उन्हें लाहौर से पकड़ लाए, लेकिन अगर मैं उनके साथ होता तो शायद इस वक्त अनारकली में हमारा दफ्तर पता नहीं तरक्की के कौन से शानदार साल में दाखिल हो चुका होता। दाऊद जी ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी, मुझे तबाह कर दिया, मुझ पर जीना हराम कर दिया। सारा दिन स्कूल की बकवास में गुजरता और रात गर्मियों की मुख्तसर रात उनके सवालात का जवाब देने। कोठे पर उनकी खाट मेरे बिस्तर के साथ लगी है और वो मूंग, रसूल और मराला की नहरों की बाबत पूछ रहे हैं। मैंने बिल्कुल ठीक बता दिया है, वो फिर उसी सवाल को दोहरा रहे हैं। मैंने फिर ठीक बता दिया है और उन्होंने फिर उन्हीं नहरों को आगे लाकर खड़ा कर दिया है। मैं जल जाता और झिड़क कर कहता मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताता, तो वो खामोश हो जाते और दम साध लेते। मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता तो वो शर्मिंदगी कंकर बनकर पुतलियों में उतर जाती। मैं आहिस्ता से कहता दाऊ जी। एक गंभीर सी आवाज़ आती, दाऊ जी कुछ और पूछो। दाऊ जी ने कहा बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसकी तरकीबें नहवी करो। मैंने सादतमंदी के साथ कहा जी ये तो बहुत लंबा फ़िक्रा है, सुबह लिख कर बता दूंगा, कोई और पूछिए। उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाई। मेरा गोलू बहुत अच्छा है। मैंने ज़रा सोच कर कहना शुरू किया बहुत अच्छा सिफ्त है, हरफे रब्त मिलकर बना मसनद। और दाऊ जी उठकर चरपाई पर बैठ गए, हाथ उठाकर बोले जाने पिदर, तुझे पहले भी कहा है मसनद अलह पहले बनाया कर। मैंने तरकीब नहवी से जान छुड़ाने के लिए पूछा अब मुझे जाने पिदर क्यों कहते हैं, जाने दाऊ क्यों नहीं कहते? शाबाश, वो होश होकर कहते। ऐसी बातें पूछने की होती हैं। जान लफ्ज़ फ़ारसी का है और दाऊ बादशाह का, उनके दरमियान फ़ारसी इजाफत नहीं लग सकती। जो लोग दिन ब दिन लिखते या बोलते हैं सख्त गलती करते हैं, रोज़ बरोज़ ग्रोहो या दिन पर दिन इसी तरह से। और जब मैं सोचता कि ये तो तरकीब नहवी से भी ज़्यादा ख़तरनाक मामले में उलझ गया हूँ, तो जमाई लेकर प्यार से कहता दाऊ जी अब तो नींद आ रही है। और वो तरकीब नहवी वो झट से पूछते। उसके बाद चाहे मैं लाख बहाने करता, इधर उधर की 1000 बातें करता, मगर वो अपनी खाट पर ऐसे बैठे रहते। बल्कि अगर ज़रा सी देर हो जाती तो कुर्सी पर रखी हुई पगड़ी उठाकर सर पर धर लेते। चनाचे कुछ भी होता, उनके हर सवाल का हातरखा जवाब देना पड़ता। अम्मी चांद कॉलेज चला गया तो उसकी बैठक मुझे मिल गई और दाऊ जी के दिल में उसकी मोहब्बत पर भी मैंने कब्जा कर लिया। अब मुझे दाऊ जी बहुत अच्छे लगने लगे थे, लेकिन उनकी बातें जो उस वक्त मुझे बुरी लगती थी वो अब भी बुरी लगती थी, बल्कि अब पहले से भी किसी कदर ज़्यादा। शायद इसलिए कि मैं नफ्सियात का एक होनहार तालिब इल्म हूँ और दाऊ जी पुराने मुलाई मकतब के परवरदा थे। सबसे बुरी आदत उनकी उठते बैठते सवाल पूछते रहने की थी और दूसरी खेल कूद से मना करने की। वो तो बस ये चाहते थे कि आदमी पढ़ता रहे और जब उसकी मदकूक की मौत का दिन करीब आए तो किताबों के ढेर पर जान दे दे। सेहत जिस्मानी कायम रखने के लिए उनके पास एक ही नुस्खा था, लंबी सैर, और वो भी सुबह की। तकरीबन सूरज निकलने से 2 घंटे पेशतर वो मुझे बैठक में जगाने आते और कंधा लाकर कहते उठो गोलू, मोटा हो गया बेटा। दुनिया जहाँ के वालिदैन सुबह जगाने के लिए कहा करते हैं कि उठो बेटा सुबह हो गई या सूरज निकल आया, मगर वो मोटा हो गया कहकर मेरी तजलील किया करते थे। मैं मनाता तो चमकार कर कहते बदा हो जाएगा बेटा, तू घोड़े पर जिला का दौरा कैसे करेगा? और मैं गरम गरम बिस्तर से हाथ जोड़कर कहता दाऊ जी खुदा के लिए मुझे सुबह ना जगाओ, चाहे मुझे कत्ल कर दो, जान से मार डालो। ये फ़िक्रा उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। वो फ़ौरन मेरे सर पर लिहाफ डाल देते और बाहर निकल जाते। बेबे को उन दाऊ जी से अल्लाह वास्ते का बैर था और दाऊ जी उनसे बहुत डरते थे। वो सारा दिन मोहल्ले वालियों के कपड़े सिया करती और दाऊ जी को कोसने दिया करती। उनके ज़बान दराजी पर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मगर दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर ना हो सकता था। कभी कभार जब ना गुफ्तनी गालियों पर उतर आती
तो दाऊ जी मेरी बैठक में आ जाते और कानों पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ जाते। थोड़ी देर बाद कहते, गीबत करना बड़ा गुनाह है, लेकिन मेरा खुदा मुझे माफ़ करे, तेरी बेबे बटियारन है और उसकी सराय में मेरी कुर्तलैन और थोड़ा थोड़ा तू भी, हम तीनों बड़े आजिज़ मुसाफिर हैं। और वाकई बेबे बटियारन थी। उनका रंग सख्त काला था और दांत बेहद सफ़ेद, माथा मेहराबदार और आंखें चुनियाँ सी। चलती तो ऐसे गरबा पाई के साथ जैसे खुदा मुझे माफ़ करे कुटनी कंसोइयाँ लेती फिरती है। बेचारी बीबी को ऐसी बुरी बातें कहती कि वो दो दो दिन रो रो कर हलकान हुआ करती। एक कमी चांद के साथ उसकी बनती थी। शायद इस वजह से कि हम दोनों हमशक्ल थे, या शायद इस वजह से कि उसको बीबी की तरह अपने दाऊ जी से प्यार न था। यूँ तो बीबी बेचारी बहुत अच्छी लगती थी, मगर उससे मेरी भी ना बनती। मैं कोठे पर बैठा सवाल निकाल रहा हूँ, दाऊ जी नीचे बैठे हैं और बीबी ऊपर बरसाती से ईंधन लेने आई तो ज़रा रुककर मुझे देखा, फिर मंडेर से झांक कर बोली, दाऊ जी पढ़ तो नहीं रहा, तिनकों से चारपाइयाँ बना रहा है। मैं गुस्सील बच्चे की तरह मुंह चढ़ा कर कहता, तुझे क्या नहीं पड़ता, तू क्यों बुड़बुड़ करती है, आई बड़ी थानेदार ने। और दाऊ जी नीचे से आंख लगा कर कहते, ना गोलू, बहनों से झगड़ा नहीं करते। मैं ज़ोर से चिल्लाता, पढ़ रहा हूँ जी, झूठ बोलती है। दाऊ जी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाते और कापियों के नीचे नीम पोशीदा चारपाइयाँ देखकर कहते, कुरत बेटा, तू इसको चिढ़ाया ना कर, ये जिन बड़ी मुश्किल से काबू किया है, एक बार बिगड़ गया तो मुश्किल से संभलेगा। बीबी कहती, कापी उठा कर देख लो दाऊ जी, इसके नीचे वो चारपाई जिससे खेल रहा था। मैं कहर आलूद निगाहों से बीबी को देखता और वह लकड़ियाँ उठाकर नीचे उतर जाती। फिर दाऊ जी समझाते कि बीबी ये कुछ तेरे फ़ायदे के लिए कहती है, वरना उसे क्या पड़ी है कि मुझे बताती फिरे, फेल हो या पास उसकी बिलास है, मगर वो तेरी भलाई चाहती है, तेरी बेहतरी चाहती है। और दाऊ जी की ये बात हरगिज़ समझ में ना आती थी। मेरी शिकायतें करने वाली मेरी भलाई क्यों कर चाह सकती थी। उन दिनों मामूल ये था कि सुबह 10 बजे से पहले दाऊ जी के यहाँ से चल देता, घर जाकर नाश्ता करता और फिर स्कूल पहुँच जाता। आधी छुट्टी पर मेरा खाना स्कूल भेज दिया जाता था और शाम को स्कूल बंद होने पर घर आके लालटेन से तेल भरता और दाऊ जी के यहाँ आ जाता। फिर रात का खाना भी मुझे दाऊ जी के घर ही भिजवा दिया जाता। जिन अयाम में मुंसफी बंद होती, दाऊ जी स्कूल की ग्राउंड में आकर बैठ जाते और मेरा इंतज़ार करने लगते। वहाँ से घर तक सवालात की बौछार रहती। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया गया होता उसकी तफसील पूछते, फिर मुझे घर तक छोड़ कर खुद सैर को चले जाते। हमारे कस्बा में मुंसफी का काम महीने में 10 दिन होता था और 20 दिन मुंसफ साहब बहादुर की कचहरी ज़िला में रहती थी। ये 10 दिन दाऊ जी बाकायदा कचहरी में गुजारते थे। एक आध अर्जी आ जाती तो 2-4 रुपये कमा लेते, वरना फारग औकात में वहाँ भी मुतालिया का सिलसिला जारी रहता। बेबे का काम अच्छा था। उसकी कुतर बेउनत और महल्ले वालों से जोड़ तोड़ अच्छे माली नताज पैदा करती थी। चूँकि पिछले चंद सालों से घर का बेशतर खर्च उसकी सिलाई से चलता था, इसलिए वो दाऊ जी पर और भी हावी हो गई थी। एक दिन खिलाफ़े मामूल दाऊ जी को लेने मैं मुंसफी चला गया। उस वक्त कचहरी बंद थी और दाऊ जी नानबाई के छप्पर तले एक बेंच पर बैठे गुड़ की चाय पी रहे थे। मैंने ओले से जाकर उनका बस्ता उठा लिया और उनके गले में बाहें डालकर कहा, चलिए आज मैं आपको लेने आया हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर चाय के बड़े बड़े घूंट भरे एक आना जेब से निकाल कर नानबाई के हवाले किया और चुपचाप मेरे साथ चल दिए। मैंने शरारत से नाच कर कहा, घर चलिए, बेबे को बताऊंगा कि आप चोरी चोरी यहाँ चाय पीते हैं। दाऊ जी जैसे शर्मिंदगी को टालने को मुस्कुराए और बोले, उसकी चाय बहुत अच्छी होती है और गुड़ की चाय से थकन भी दूर हो जाती है। फिर ये एक आना में गिलास भर के देता है, वो अपनी बेबे से ना कहना, हाँ वहाँ हंगामा खड़ा कर देगी। फिर उन्होंने खौफजदा होकर मायूस होकर कहा, उसकी तो फितरत ही ऐसी है। उस दिन मुझे दाऊ जी पर रहम आया। मेरा जी इनके लिए बहुत कुछ करने को चाहने लगा, मगर इसमें मैंने बेबे से ना कहने का वादा ही करके
इनके लिए बहुत कुछ किया। जब इस वाक़या का जिक्र मैंने अम्मा से किया तो वो भी कभी मेरे हाथ और कभी नौकर की मार्फत दाऊ जी के यहाँ दूध, फल और चीनी वगैरह भेजने लगी, मगर इस रसद से दाऊ जी को कभी भी कुछ नसीब ना हुआ। हाँ, बेबे की निगाहों में मेरी कदर बढ़ गई। उसने किसी हद तक मुझसे रायती बर्ताव शुरू कर दिया। मुझे याद है एक सुबह मैं दूध से भराता मलोट मुझे याद है एक सुबह मैं दूध से भरा तामलोट उनके यहाँ लेकर आया और बेबे घर न थी। वो अपनी सखियों के साथ बाबा सावन के जोड़ में स्नान करने गई थी और घर में सिर्फ दाऊ जी और बीबी थे। दूध देखकर दाऊ जी ने कहा, चलो आज तीनों चाय पियेंगे, मैं दुकान से गुड़ लेकर आता हूँ, तुम पानी चूल्हे पर रखो। बीबी ने जल्दी से चूल्हा सुलगाया, मैं पतीली में पानी डालकर लाया और फिर हम दोनों वहीं चौके पर बैठकर बातें करने लगे। दाऊ जी गुड़ लेकर आ गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपने काम पर बैठो, चाय मैं बनाता हूँ। चनाचे बीबी मशीन चलाने लगी और मैं इनडायरेक्ट की मशकें लिखने लगा। दाऊ जी चूल्हा भी झोंकते जाते थे और आदत के मुताबिक मुझे भी ऊंचे ऊंचे बताते जाते थे। गैलीलियो ने कहा, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। गैलीलियो ने दरियाफ्त किया कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये ना लिख देना कि सूरज के गिर्द घूमती है। पानी उबल रहा था। दाऊ जी खुश हो रहे थे। इसी खुशी में झूम झूम कर वह अपना ताज़ा बनाया हुआ गीत गा रहे थे। ओ गोलू, गैलीलियो की बात मत भूलना, गैलीलियो की बात मत भूलना। उन्होंने चाय की पत्ती खोलते हुए पानी में डाल दी। बर्तन अभी तक चूल्हे पर ही था और दाऊ जी एक छोटे से बच्चे की तरह पानी की गुलबिल के साथ गोलू गैलीलियो किए जा रहे थे। मैं हंस रहा था और अपना काम किए जा रहा था। बीबी मुस्कुरा रही थी और मशीन चलाई जाती थी। हम तीनों अपने छोटे से घर में बड़ी खुश थे, गोया सारे मोहल्ले बल्कि सारे कस्बे की खुशियाँ बड़े बड़े रंगीन परों वाली परियों की तरह हमारे घर में उतर आई हैं। इतने में दरवाज़ा खुला और बेबे अंदर दाखिल हुई। दाऊ जी ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा और उनका रंग फाक हो गया। चमकती हुई पतीली से गरम गरम भाप उठ रही थी। उसके अंदर चाय के छोटे छोटे छलावे एक दूसरे के पीछे शोर मचाते फिरते थे और ममनुआ खेल रचाने वाला बुढ़ा मौका पर पकड़ा गया था। बेबे ने आगे बढ़कर चूल्हे की तरफ देखा और दाऊ जी ने चौके से उठते हुए मादरत भरे लहजे में कहा, चाय है। बेबे ने एक दो हथड़ दाऊ जी की कमर पर मारा और कहा, बुढ़े बरदा, तुझे लाज नहीं आती? तुझ पर बहार फिरे, तुझे यम समेटे, ये तेरे चाय पीने के दिन है। मैं बेवा घर में ना थी तो तुझे किसी का डर ना रहा? तेरे भावे मैं कल की मरती आज मरूं, तेरा मन राजी हो, तेरी आसें पूरी हूं। किस मरण जोगी ने जना और किस लेख की रेखा ने मेरे पल्ले बांध दिया? तुझे मौत नहीं आती? हूँ तुझे क्यों आएगी? इस फिक्रे की गर्दान करते हुए बेबे भेड़नी की तरह चौके पर चढ़ी, कपड़े से पतीले पकड़कर चूल्हे से उठाई और ज़मीन पर दे मारी। गरम गरम चाय के छपाके दाऊ जी की पिंडलियों और पाँव पर गिरे और वो ओ तेरा भला हो जाए, ओ तेरा भला हो जाए कहते वहाँ से एक बच्चे की तरह भागे और बैठक में घुस गए। उनके इस फरार बल्कि अंदाज़े फरार को देखकर मैं और बीबी हंसे बिना ना रह सके और हमारी हंसी की आवाज़ एक सानिया के लिए चारों दीवारों से टकराई। मैं तो खैर बच गया, लेकिन बेबे ने सीधी जाकर बीबी को बालों से पकड़ लिया और चीख कर बोली, मेरी सोत, बुढ़े से तेरा क्या नाता है? बता, नहीं तू अपनी प्राण लेती है? तूने इसको चाय की कुंजी क्यों दी? बीबी बेचारी फूस फूस रोने लगी तो मैं भी अंदर बैठक में खिसक आया। दाऊ जी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे थे और अपने पाँव से हिला रहे थे। पता नहीं इस हालत में देखकर मुझे फिर क्यों गुदगुदी हुई कि मैं अलमारी के अंदर मुंह करके हंसने लगा। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे पास बुलाया और बोले, शुक्र करदगार कनम के गिरफ्तारम बमसीबते ना के मसीयते। थोड़ी देर रुक कर फिर कहा, मैं इसके कुत्तों का भी कुत्ता हूँ,
जिसके सरे मुतहर पर मक्के की एक कम नसीब बुढ़िया गलाजत फेंका करती थी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो बोले, आका इनामदार का एक अदना हल्का बगोश गर्म पानी के चंद छींटे पड़ने पर नाला श्यून करे तो लानत है उसकी ज़िंदगी पर। वो अपने महबूब के तुफैल नारे जहन्नम से बचाए। खुदाए इब्राहिम मुझे जुर्रत अता करे, मौला अयूब मुझे सब्र की नेमत दे। मैंने कहा, वाओ दाऊ जी, आका नामदार कौन? तो दाऊ जी के यो सुनकर बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने शफकत से कहा, जाने पदर यूँ ना पूछा कर, मेरे उस्ताद मेरे हज़रत की रूह को मुझसे बेजार ना कर। वो मेरे आका भी थे, मेरे बाप भी, मेरे उस्ताद भी। वो तेरे दादा उस्ताद हैं, दादा उस्ताद। और उन्होंने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। आका नामदार का लफ्ज़ और कोताही ये किस्मत मुजवज़ा की तरकीब मैंने पहली बार दाऊ जी से सुनी। ये वाक़या सुनाने में उन्होंने कितनी ही देर लगा दी, क्योंकि एक फ़िक्रे के बाद फ़ारसी के बेशुमार नत या शार पढ़ते थे और बार बार अपने उस्ताद की रूह को सवाब पहुँचाते थे। जब वो ये वाक़या बयान कर चुके तो मैंने बड़े अदब से पूछा, दाऊ जी आपको अपने उस्ताद साहब इस कदर अच्छे क्यों लगते थे और आप उनका नाम लेकर हाथ क्यों जोड़ते हैं? अपने आप को उनका नौकर क्यों कहते हैं? दाऊ जी ने मुस्कुरा कर कहा, जो तवेले के एक ख्वार को ऐसा बना दे कि लोग कहें ये मुंशी चंद राम जी हैं, वह मसीहा ना हो, आका ना हो, तो फिर क्या हो? मैं चारपाई के कोने से आहिस्ता आहिस्ता फिसल कर बिस्तर में पहुंच गया और चारों तरफ रज़ाई लपेट कर दाऊ जी की तरफ देखने लगा, जो सर झुका कर कभी अपने पाँव की तरफ देखते थे और कभी पिंडलियाँ सहलाते थे। छोटे छोटे वक्फों के बाद रास्ते और फिर खामोश हो। कहने लगे, मैं तुम्हारा क्या था और क्या हो गया? हज़रत मौलाना की पहली आवाज़ क्या थी? मेरी तरफ सर मुबारक उठाकर फरमाया, चौपाल ज़ादे हमारे पास आओ। मैं लाठी टेकता उनके पास जाकर खड़ा हुआ। छत्ता पठार और दीगर देहात के लड़के नीम दायरा बनाए उनके सामने बैठे सबक याद कर रहे थे। एक दरबार लगा था और किसी को आंख ऊपर उठाने की हिम्मत ना थी। मैं हुजूर के करीब गया तो फरमाया, भाई हम तुमको रोज़ यहाँ बकरियाँ चराते देखते हैं, इन्हें चरने चुगने के लिए छोड़कर हमारे पास आ जाया करो और कुछ पढ़ लिया करो। फिर हुजूर ने मेरी अर्ज़ सुने बगैर पूछा, ये क्या नाम है तुम्हारा? मैंने गवारों की तरह कहा, चिंटू। मुस्कुराए, थोड़ा सा हंसे भी। फरमाने लगे, पूरा नाम क्या है? फिर खुद ही बोले, चिंत राम होगा। मैंने सारे ला दिया। हुजूर के शागिर्द किताब से नज़रें चुराकर मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे गले में खद्दर का लंबा सा कुर्ता था, पाजामे की बजाय सिर्फ लंगोट बंधा था। पाँव में अदवाड़ी के मोटे जूते और सर पर सुर्ख रंग का जांघिया लपेटा था। बकरियां मेरी? मैंने बात काट कर पूछा, आप बकरियां चराते थे दाऊ जी? हाँ हाँ, वो फ़ख्र से बोले। मैं गडरिया था और मेरे बाप की 12 बकरियां थीं। हैरानी से मेरा मुंह खुला रह गया और मैंने मामला की तह तक पहुंचने के लिए जल्दी उससे पूछा, और आप स्कूल के पास बकरियां चराया करते थे? दाऊ जी ने कुर्सी चरपाई के करीब खींच ली और अपने पाए पर रख कर बोले, जाने पिदर, उस ज़माने में तो शहरों में भी स्कूल नहीं होते थे, मैं तो गांव की बात कर रहा हूँ। आज से 74 वर्ष पहले कोई तुम्हारे MB हाई स्कूल का नाम भी ना जानता था। वो तो मेरे आका को पढ़ाने का शौक़ था। इर्द गिर्द के लोग अपने लड़के 4 हरफ पढ़ने को उनके पास भेज देते। उनका सारा ख़ानदान ज़ेवर तालीम से आरास्ता और दीनी दुनियावी नेमतों से माला माल था। वालिद उनके ज़िला भर के एक ही हकीम और चोटी के मुबल्लग थे। जद्दे अमजद महाराजा कश्मीर के मीर मुंशी। घर में इल्म के दरिया बहते थे। फ़ारसी, अरबी, जबरो मुकाबला, अक़लीदस, हिकमत और इल्म हैत उनके घर की लोंडियाँ थीं। हुजूर के वालिद को देखना मुझे नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपकी ज़बानी उनके तबहरे लिमी की सब दास्तानें सुनी। शिफ्ता और हकीम मोमन खान मोमन से उनके बड़े मरासम थे और ख़ुद मौलाना की तालीम दिल्ली में मुफ्ती आज़ुर्दा मरहूम की निगरानी में हुई थी। मुझे दाऊ जी के मौजू से भटक जाने का डर था,
इसलिए मैंने जल्दी से पूछा, फिर आपने हज़रत मौलाना के पास पढ़ना शुरू कर दिया? हाँ। दाऊद जी अपने आप से बातें करने लगे। उनकी बातें ऐसी ही थीं, उनकी बातें ही ऐसी थीं, उनकी निगाहें ही ऐसी थीं, जिसकी तरफ तवज्जो फरमाते बंदे से मौला कर देते, मट्टी के ज़र्रे को अक्सीर की हैसियत दे देते थे। मैं तो अपनी लाठी ज़मीन पर डाल कर उनके पास बैठ गया। फरमाया, अपने भाइयों के बोरिए पर बैठो। मैंने कहा, जी 18 बरस धरती पर बैठे गुजर गए, अब क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मुस्कुरा दिए। अपने 24 संदूकचे से हरफ अबजद का एक मकवा निकाला और बोले, अलफ बे बे ते सुभान अल्लाह। क्या आवाज़ थी, किस शफ़क़त से बोले थे, किस लहजे में फरमा रहे थे। अलफ बे पे ते। और दाऊद जी इन हरफों का विर्द करते हुए अपनी माजी में खो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना दायां हाथ उठाकर कहा, इधर राठ था और इसके साथ मछलियों का हौज़। फिर उन्होंने बायां हाथ हवा में लहरा कर कहा, और इस तरफ मज़ारीन के कोठे थे। दोनों के दरमियान अजूर का बागीचा था और सामने उनकी अजीमुशान हवेली। इसी बागीचे में उनका मकतब था। दर फैज़ खुला था, जिसका जी चाहे आए, न मज़हब की कैद न मुल्क की पाबंदी। मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद बादब बा मुलाहिज़ा किस्म का फ़ुकरा तैयार करके पूछा, हज़रत मौलाना का इसमें ग्रामी शरीफ क्या था? तो पहले उन्होंने मेरा फ़िक्रा ठीक किया और बोले, हज़रत इस्माइल चिश्ती फरमाते थे कि वालिद हमेशा उन्हें जाने जाना कहकर पुकारते थे। कभी जाने जाना की रियायत से मज़हर जाने जाना भी कह देते थे। मैं ऐसी दिलचस्प कहानी सुनने का अब ये और ख्वाहिशमंद था कि दाऊद जी अचानक रुक गए और बोले, सब्सिडियरी सिस्टम क्या था? इन अंग्रेज़ों का बुरा हो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में आए या मिल्का विक्टोरिया का फरमान लेकर सारे मामले में खंडत डाल देते हैं। सवा के पाड़े की तरह मैंने सब्सिडियरी सिस्टम का ढांचा उनकी खिदमत में पेश कर दिया। फिर उन्होंने मेज़ से ग्रामर की किताब उठाई और बोले, बाहर जाकर देख के आ, तेरी बेबे का गुस्सा कम हुआ या नहीं। मैं दवात में पानी डालने के बहाने बाहर गया तो बेबे को मशीन चलाते और बीबी को चौका साफ करते पाया। दाऊद जी की ज़िंदगी में बेबे वाला पहलू बड़ा ही कमज़ोर था। जब वो देखते कि घर में मतला साफ़ है और बेबे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है तो वो पुकार कर कहते, सब एक एक शेर सुनाओ। पहले मुझी से तकाजा होता और मैं छूटते ही कहता, लाजम तक देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। इस पर वो ताली बजाते और कहते, अवलीन शेर ना सुनूंगा, उर्दू का कम सुनूंगा और मुसलसल नज़्म का हरगिज़ ना सुनूंगा। बीबी भी मेरी तरह अक्सर इस शेर से शुरू करती, शुनुदम के शाहपुर दम दर कशीद, जो हुसरो बारातश कलम दर कशीद। इस पर दाऊद जी एक मरतबा फिर आर्डर पुकारते। बीबी कैंची रख कर कहती, शोरे शदु आज ख्वाब अदम चश्म कश्वरियम दीदम के बाकी सत शबे फितना गनूदियम। दाऊद जी शाबाश तो ज़रूर कह देते, लेकिन साथ ही ये भी कह देते, बेटा ये शेर तो कई मरतबा सुना चुकी हो। फिर वो बेबे की तरफ देख कर कहते, भई आज तुम्हारी बेबे भी एक सुनाएगी। मगर बेबे रूखा सा जवाब देती, मुझे नहीं आते शेर कब्द। इस पर दाऊद जी कहते, घोड़ियाँ ही सुना दे, अपने बेटों की ब्याह की घोड़ियाँ ही गा दे। इस पर बेबे के मुस्कुराने को करते, लेकिन वो मुस्कुरा न सकती थी और दाऊद जी ऐन औरतों की तरह घोड़ियाँ गाने लगते। उनके दरमियान कभी अम्मी चांद और कभी मेरा नाम टाँक देते। फिर कहते, मैं अपने इस गोलू मोलू की शादी पर सुर्ख पगड़ी बांधूंगा, बारात में डॉक्टर साहब के साथ चलूंगा और निकाह नामे में शहादत के साथ दस्तखत करूंगा। एक दिन लड़कियों की खानादारी मैं दस्तूर के मुताबिक शर्मा कर निगाहें नीची कर लेता तो वो कहते, पता नहीं इस मुल्क के किसी शहर में मेरी छोटी बहू 5वीं या 6ठी जमात में पढ़ रही होगी
हफ्ता में एक दिन लड़कियों की खानादारी होती है। उसने तो बहुत सी चीज़ें पकानी सीख ली होंगी, पढ़ने में भी होशियार होगी। इस बुद्धू को तो ये भी याद नहीं रहता कि मादियाँ घोड़ियाँ होती हैं या मुर्गी। वो तो फर सब कुछ सुनाती होगी। मैं तो उसको फ़ारसी पढ़ाऊँगा, पहले उसको खताती की तालीम दूँगा, फिर ख़त्ते शिकस्ता सिखाऊँगा। मस्तूरात को ख़त्ते शिकस्ता नहीं आता, मैं अपनी बहू को सिखा दूँगा। सुन गोलू, फिर मैं तेरे पास ही रहूँगा। मैं और मेरी बहू फ़ारसी में बातें करेंगे। वो बात बार पर बफरमायत कहेगी और तू अहमकों की तरह मुंह देखा करेगा। पर फिर वो सीने पर हाथ रखकर झुकते झुकते शीले हूब कहते, जाने पिदर चराई कदर जहमत में कुछ खूब याददारम, और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते। बेचारे दाऊ जी चटाई पर अपनी छोटी सी दुनिया बसाकर उसमें फ़ारसी के फरमान जारी किए जाते। एक दिन जब छत पर धूप पर बैठे हुए वो ऐसी ही दुनिया बसा चुके थे तो होले से मुझे कहने लगे, जिस तरह खुदा ने तुझे एक नेक सीरत बीवी और मुझे सादतमंद बहू अता की है, वैसे ही वो अपने फजल से मेरी अम्मी चांद को भी दे। इसके ख्यालात मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते। ये स्वांग, ये मुस्लिम लीग, ये बेलचा पार्टियाँ मुझे पसंद नहीं। और अम्मी चांद लाठी चलाना, गुटखा खेलना सीख रहा है। मेरी तो वो कब मानेगा। हाँ, खुदाए बुजुर्गों बरतर उसको एक नेक मोहम्मद सी बीवी दिला दे तो वो उससे राय रास्त पर ले आएगी। इस मोहम्मद के लफ्ज़ पर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं चुप सा हो गया। चुप महज इसलिए हुआ था कि अगर मैंने मुंह खोला तो यकीनन ऐसी बात निकलेगी जिससे दाऊ जी को बड़ा दुख होगा। मेरी और अम्मी चांद की तो खैर बातें ही थी, लेकिन 12 जनवरी को बीबी की बारात सच में आ गई। जीजा जी राम प्रताप के बारे में दाऊ जी मुझे बहुत कुछ बता चुके थे कि वो बहुत अच्छा लड़का है और उस शादी के बारे में उन्होंने जो इस्तिहारा किया था उस पर वो पूरा उतरता है। सबसे ज़्यादा खुशी दाऊ जी को इस बात की थी कि उनके समधी फ़ारसी के उस्ताद थे और कबीर पंथी मज़हब से तल्लक़ रखते थे। 12 तारीख की शाम को बीबी विदा होने लगी तो घर बार में कोहराम मच गया। बेबेदार कतार रो रही है, अम्मी चांद आंसू बहा रहा है और मोहल्ले की औरतें फुस कर रही हैं। मैं दीवार के साथ लगा खड़ा हूँ और दाऊ जी मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए खड़े हैं और बार बार कह रहे हैं, आज ज़मीन कुछ मेरे पाँव नहीं पकड़ती, मैं तवाज़न कायम नहीं रख सकता। जीजा जी के बाप बोले, मुंशी जी अब हमें इजाज़त दीजिए। तो बीबी पछाड़ खा कर गिर पड़ी। उसे चारपाई पर डाला, औरतें हवा करने लगीं और दाऊ जी मेरा सहारा लेकर उसकी चारपाई की तरफ चले। उन्होंने बीबी को कंधे से पकड़कर उठाया और कहा, ये क्या हुआ बेटा, उठो, ये तो तुम्हारी नई और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी की पहली घड़ी है, इसे यूं मनहूस ना बनाओ। बीबी इस तरह दाड़े मारते हुए दाऊ जी से लिपट गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुर्रतलैन, मैं तेरा गुनहगार हूँ कि तुझे पढ़ा ना सका, तेरे सामने शर्मिंदा हूँ कि तुझे इल्म का जहेज ना दे सका। तू मुझे माफ़ कर दे और शायद बरखुरदार राम प्रताप भी, लेकिन मैं अपने आप को माफ़ ना कर सकूँगा। मैं हताकार हूँ और मेरा खज्जल तेरे सामने खाम है। ये सुनकर बीबी और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और दाऊ जी की आंखों से कितने सितारे टूटे, कितने सारे मोटे मोटे आंसुओं के कतरे टूटकर ज़मीन पर गिरे। उनके समधी ने आगे बढ़कर कहा, मुंशी जी आप फिक्र ना करें, मैं बेटी को करीमा पढ़ा दूंगा। दाऊ जी इधर पलटे और हाथ जोड़कर कहा, करीमा तो ये पढ़ चुकी है, गुलस्तान बोस्तान भी ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन मेरी हसरत पूरी नहीं हुई। इस पर वह हंसकर बोले, सारी गुलस्तान तो मैंने भी नहीं पढ़ी, जहाँ अरबी आती थी आगे गुजर जाता था। दाऊ जी इस तरह हाथ जोड़े कितनी देर खामोश खड़े रहे। बीबी ने गोटा लगी सुर्ख रंग की रेशमी चादर से हाथ निकाल कर पहले अम्मी चांद और फिर मेरे सर पर हाथ फेरा और सखियों के बाजुओं में डेवड़ी की तरफ चल दी। दाऊ जी मेरा सहारा लेकर चले तो उन्होंने मुझे अपने साथ जोर से बांधकर कहा, ये लो, ये भी रो रहा है, देखो हमारा
सहारा बना फिरता है। ओ गोलू, ओ मर्दम दीदा, तुझे क्या हो गया, जाने पिदर तू क्यों। इस पर उनका गला रिंध गया और मेरे आंसू भी तेज हो गए। बारात वाले तांगों और अक्कों पर सवार थे। बीबी रथ में जा रही थी और उसके पीछे अम्मी चंद और मैं, और हमारे दरमियान में दाऊ जी पैदल चल रहे थे। अगर बीबी की चीख ज़रा ज़ोर से निकल जाती तो दाऊ जी आगे बढ़कर रथ का पर्दा उठाते और कहते, लाहौल पढ़ो बेटा, लाहौल पढ़ो, और खुद आंखों पर रखे रखे उनकी पगड़ी का शिमला भीग जाता। रानू हमारे महल्ले का बड़ा ही कसीफ इंसान था। बद्दी और कीना परवरी उसकी तबीयत में कूट कूट कर भरी थी। वो बाड़ा जिसका मैंने जिक्र किया है उसी का था। उसमें 20-30 बकरियां और गायें थीं जिनका दूध सुबह शाम रानू गली के बगली मैदान में बैठकर बेचा करता था। तकरीबन सारे मोहल्ले वाले उसी से दूध लेते थे और उसकी शरारतों की वजह से दबते भी थे। हमारे घर के आगे से गुजरते हुए वो यूं ही शौकिया लाठी ज़मीन पर बजाकर दाऊ जी को पंडित जे राम की कहकर सलाम किया करता था।